तो उस दौरान जो हुआ, रात को फिर उनको पकड़ा गया और जो बाकी धीरे धीरे निकाला गया उनके समर्थकों को, और जिसमें आपने भी मेंशन किया कि 6 लोगों की मौत, जिसमें एक बच्चा भी था, महिलाएं थी, बाकी उनकी मौत हुई। और तो ये सतलोक आश्रम में जब जब कुछ हुआ है तो सरकार का टेस्ट लेने के लिए भी ये आंदोलन होते रहे हैं। ये 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की, और रोहतक के डिप्टी कमिश्नर RS दून और SP डॉक्टर CS राव, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था वहाँ पे। और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तनाव बहुत ज़्यादा था, पथराव था, फायरिंग हो रखी थी वहाँ पे। और करोथा गांव भी, जैसे में ये आश्रम है जो करोथा गांव के साथ में ही, शायद उसी की ज़मीन पे है ये, इंडिकल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे तो CRPF को बुलाना पड़ा, तब जाके थोड़ा सा सिचुएशन जो है काबू में आई। और रामपाल दास को पुलिस ने रात को वहाँ आश्रम से गिरफ्तार किया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उन पर कंटेम्प्ट का जो है वो लगाया था और पुलिस को सख्त आदेश था कि रामपाल को आप अरेस्ट कीजिए। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। 11 साल 4 महीने के बाद सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल महाराज जेल से बाहर आएंगे और उनके समर्थकों में जहां पर खुशी है, वहीं अब बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल महाराज बाकी समाज में क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनसे जुड़े हुए मामले थे, आज के पॉडकास्ट में वही बात करेंगे। आर्य समाज के लोग रामपाल जो दास हैं, सतलोक आश्रम के संचालक, उसके खिलाफ हमेशा से ही मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि दयानंद सरस्वती के अगेंस्ट उनकी कोई टिप्पणी थी, जिसको लेकर आर्य समाजी और सतलोक आश्रम के समर्थकों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी है, खूनी संघर्ष हो चुके हैं। तो अब हम आज इस पूरे प्रकरण पे 2006 से लेके और 2026 तक जो जो घटनाक्रम हुए हैं उन सब पे हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि रामपाल दास कब जेल में गए थे, कब जमानत पे बाहर आए, कब कोर्ट की अवमानना की और अब हाई कोर्ट से उनको क्या राहत मिली है। तो सतसिंह जी, पहले तो हम चलते हैं बरवाला आश्रम में। जब नवंबर 19 2014 में रामपाल अरेस्ट हुए थे, रामपाल को पुलिस ने अरेस्ट करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे जब पुलिस गई तो समर्थकों ने पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया और एक पूरा, कहते हैं ना कि दीवार बना के समर्थक खड़े हो गए थे। तो वहाँ पे हिंसा भी हुई, 5 महिलाओं की मौत हुई, एक बच्चे की मौत हुई। उसके बाद रामपाल दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वो घटना कैसे हुई थी, क्या वो पूरा मामला था? जी, ये जो घटना हुई ना बरवाड़ा में 19 में नवंबर 19 2014 को बीजेपी सरकार हरियाणा में नई बनी थी, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि अप्रैल मई के अंदर लोकसभा का चुनाव होता है, उसके जस्ट बाद विधानसभा चुनाव होता है। तो उस साल भी वही हुआ था। तो बीजेपी सरकार हरियाणा में पहली बार सरकार बना के आई थी और मुख्यमंत्री बने थे मनोहर लाल खट्टर। और बीजेपी उससे पहले हरियाणा में जो है ना सरकार में कभी हिस्सा नहीं रही, मतलब वैसे रही छोटा पार्टनर, क्योंकि नेलो के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन फुल फ्लैश्ड कभी पंछीलाल के साथ भी रहा था। हाँ, लेकिन फुल फ्लैश्ड अकेले ये उनका पहला टर्म था। और पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर, उनका भी टेस्ट था। तो हरियाणा में जब ये घटना हुई तो मैं उस समय हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्टर था, रोहतक पोस्टिंग थी, तो मुझे भेजा गया बरवाड़ा में इस इंसिडेंट को कवर करने के लिए, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उन पर कंटेम्प्ट का जो है वो लगाया था और पुलिस को सख्त आदेश था कि रामपाल को आप अरेस्ट कीजिए। तो उस दिन मैं 7-8 दिन में वहीं था। तो मैं जब वहाँ सारी चीज़ें देखी, क्योंकि ये तो जो घटना है ना, मैं आंखों देखी बता रहा हूँ, ये मैंने ऐसे कहीं पढ़ी नहीं हुई, बल्कि जो कुछ देखा, जो कुछ वहाँ हुआ वो सब। बल्कि 19 तारीख को भी जब IG हिसार रेंज के IG अनिल कुमार राव और SP सत्येंद्र कुमार गुप्ता, तो मतलब ये उस समय सिचुएशन थी। और
जैसा आपने बताया कि सतलोक आश्रम के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ थी, जो बहुत सारे अपने आप को कमांडो कह रहे थे कि हम कमांडो हैं और हम जो है ना पुलिस किसी भी हालत में अंदर नहीं घुस, जो सेंटिमेंट था उनका उस तरीके से। हालांकि उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तो करीब करीब ये मानिए कि 4-5 हज़ार पुलिस कर्मी थे वहाँ पर, और पता नहीं कितना कुछ वहाँ पर सिस्टम सरकार ने ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मामला था और उनको सख्त आदेश थे कि जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। तो उस दौरान जो हुआ, रात को फिर उनको पकड़ा गया और जो बाकी धीरे धीरे निकाला गया उनके समर्थकों को, और जिसमें आपने भी मेंशन किया कि 6 लोगों की मौत, जिसमें एक बच्चा भी था, महिलाएं थी, बाकी उनकी मौत हुई। और समर्थक उनके जो समर्थक थे, फॉलोअर्स थे, उनके मानने वाले थे, अनुयायी थे, कुछ भी कह लीजिए आप, वो ना सिर्फ हरियाणा से, वो पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, बिहार, उड़ीसा से, सब जगह, मतलब बहुत जगह से, इवन कोई नेपाल से भी हो सकता है हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत भीड़ थी, लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने बड़ी समझदारी से, क्योंकि उस समय हम सब को, मीडिया कर्मियों को ये लग रहा था कि इतना बड़ा चैलेंज है प्रशासन के और पुलिस उसके पास कि वो कैसे इसको करेंगे बिना किसी इतने बड़े नुकसान के। देखो 6 मौत हुई, जो कि अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन उस समय सभी का असेसमेंट ये था कि कैजुअलिटी बहुत बड़ी होगी। और लेकिन पुलिस ने जिस भी तरीके से अपना एक तरीका निकाला, फोर्स किया, साइकोलॉजिकल वारफेयर किया, जो भी कुछ किया, बड़ी समझदारी से जो है ना रामपाल दास को वहाँ से अरेस्ट किया और धीरे धीरे समर्थकों को बाहर निकाला और उसमें से आइडेंटिफाई किए, जो लंबे चौड़े मुस्टंडे टाइप थे बंदे, उनको अलग सेग्रीगेट कर लिया और उनको फिर वो अपना अलग अलग बसों में बिठा करके, जो मतलब एक दिन पहले कमांडो बन रहे थे, उनके दीवार बन रहे थे, पुलिस का काम मुश्किल कर रहे थे, उनको अलग तरह से ट्रीटमेंट किया। तो ये सारा माहौल था और मीडिया कर्मियों के साथ भी मार पिटाई हुई उस दौरान। तो आप आए लपेटे में? नहीं, देखो ऐसा है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बाय चांस वो क्या था कि व्हीकल्स जो थे ना बहुत दूर खड़े थे, बहुत दूर बैरिकेड लगा रखा था, तो जो जिसको भी आना जाना पड़ता था, खेतों के रास्ते आना जाना पड़ता था और पैदल आना जाना पड़ता था, और बहुत ही मतलब सर्दी गर्मी, मतलब चल चल के पसीने आ जाते। वहाँ कोई आसपास कोई मतलब कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, आपको एक बोतल पानी उसी में काम चलाना है। और एक बार आप निकल गए कवरेज करने के लिए, तो शाम को ही आप अपने होटल में, हिसार में या जहाँ भी आपने ले रखा है, तो वहाँ आप जा पाते थे। तो बहुत ही मतलब पत्रकारों की हालत जो है ना वो बहुत ख़राब थी। तो कुछ पत्रकार साथियों को भी उस समय चोट लगी। और जो अब हमारे साथ तो ये होता ना कि हम टारगेट होते हैं दोनों तरफ से, इधर से पुलिस वाले पीटते हैं, उधर से जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो पीटते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार तो रेवाड़ी में भी यही हुआ कि रेवाड़ी में फार्मर्स का प्रोटेस्ट करने गया था, उधर से किसान लठ बरसा रहे, उधर से पुलिस लठ बरसा रही। तो कई बार जो है ना दोनों तरफ से जो है ना मार पड़ जाती है। खैर, तो मैं वो बता रहा हूँ कि सतलोक आश्रम के जो संचालक हैं, जो प्रमुख हैं, उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया। बेसिकली ये मामला, जो कहानी है जो ना, ये शुरू होती है 2006 से। मैं भी 2006 में मैं हरिभूमि अखबार में था उस टाइम पे, तो मैं भी कवरेज के लिए गया था क्योंकि मैं क्राइम देखता था। तो 3-4 दिन तक लगातार वहाँ पे वो ये टकराव की स्थिति बनी हुई थी जी। और 12 जुलाई को वहाँ पे टकराव ज़्यादा हुआ और इधर से आर्य समाज के लोग थे, डिग्गल से और बागपुर से काफ़ी गांव के लोग थे, रोहतक से भी थे, उधर से सतलोक आश्रम के जो अनुयायी थे। इधर से पथराव आर्य समाजियों की तरफ से हो रहा था, आश्रम की तरफ से छतों पे जो टीनों पे ऊपर बैठे थे वहाँ से पथराव हो रहा था, फायरिंग भी वहाँ पे हो रही थी। तो काफ़ी चीज़ें हुई। फिर एक लड़का था आर्य समाज का, वो बागपुर से में भी सोनू, उसकी गोली लगने से मौत हुई थी। तो उस टाइम पे यहाँ रोहतक में
जैसे आपने जिक्र किया ना कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो ये सतलोक आश्रम में जब जब कुछ हुआ है तो सरकार का टेस्ट लेने के लिए भी ये आंदोलन होते रहे हैं। ये 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी कांग्रेस की, और रोहतक के डिप्टी कमिश्नर RS दून और SP डॉक्टर CS राव, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था वहाँ पे। और क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तनाव बहुत ज़्यादा था, पथराव था, फायरिंग हो रखी थी वहाँ पे। और करोथा गांव भी, जैसे में ये आश्रम है जो करोथा गांव के साथ में ही, शायद उसी की ज़मीन पे है, ये इंडिगल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे तो CRPF को बुलाना पड़ा, तब जाके थोड़ा सा सिचुएशन जो है काबू में आई। और रामपाल दास को पुलिस ने रात को वहाँ आश्रम से गिरफ्तार किया और तब जाके वो रिमांड पे चले कई दिन तक, फिर वो जेल में गए। जी, और उसी में मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014 में उसी केस को लेकर के सुनवाई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जी, जिसमें झड़प हो गई थी रामपाल समर्थकों के कोर्ट में वकीलों के साथ, और उसके बाद कंटेम्प्ट का फिर जो है ना मामला चला। तो 2 पेशी जो है ना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको पेश होने के लिए कहा रामपाल दास को, जिसमें वो नहीं हुए। उसके बाद फिर कोर्ट ने सख्त जो है ना उसमें निर्णय 20 नवंबर तक का टाइम दिया था काफ़ी सारी कि चीज़ें, तब तक इसको गिरफ्तार करो, नहीं तो फिर पुलिस पे भी, सरकार पे भी एक्शन लिया जाएगा। तो फाइनली जो हुआ, तो उसके बाद 19 को ही फाइनली रामपाल दास को पकड़ लिया गया। तो ये सारी घटना जो है ना वही थी। अब जो है 11 साल 4 महीने जितने कुछ दिन हुए हैं, तो हिसार सेंट्रल जेल 2 के अंदर रामपाल दास तब से लगातार बंद है, उनको बाहर नहीं निकाला गया। और अब जो है फाइनली उनके पास 14 केस चल रहे थे, जिसमें 11 में वो शायद वो केस जो हैं काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, उनको 11 में तो बरी हो चुके हैं, जिसमें जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद है, वो वाला भी हो चुका है। ये जो डेफेमेशन वाला मामला चल रहा था, ये फाइनली इसमें इनको फिर हाई कोर्ट ने उनकी अपॉलॉजी ये है देशद्रोह वाला, जो देशद्रोह वाला जो मामला था, सेडिशन का केस जो था, वो फाइनली कोर्ट ने जो है ना इनको अभी रिलीफ दिया है, जिसमें आज उनको बेल बॉन्ड वगैरह भर के जो भी फॉर्मेलिटी होती हैं वो उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे। अब कहानी शुरू होती है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। देखिए 11 साल संत रामपाल दास, जैसे उनके अनुयायी कहते हैं, कई बार हमारे वीडियो पे कमेंट भी करके कहते हैं कि भाई आप हमारे गुरु को एड्रेस करें तो संत नाम ज़रूर लगाएं। देखो हमारे लिए, हम पत्रकार हैं, हमें ऑब्जेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर अगर कोई भी केस है तो हमें उसी हिसाब से उनको नाम लेना होता है। उसके पीछे किसी का अपमान करने का या ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं होती। हमारी मंशा सिर्फ एक है कि जो फैक्ट्स हैं उनको वैसा का वैसा बताया जाए। अगर कोई विशेष मान सम्मान विशेषण से खुश होता है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है जो बात है जैसी है वैसे ही बताया जाए। अब 11 साल 4 महीने में एक बार तो करोथा आश्रम भी बिल्कुल ही सील हो गया था, 2006 सील हो गया था। आज के दिन एक तो करोथा आश्रम दोबारा शुरू हो गया है, और जो धनाना आश्रम है, धनाना आश्रम बहुत बड़ा आश्रम बन चुका है। धनाना ये वही गांव है जो रामपाल दास का पैतृक गांव है, बहुत बड़ा, कई 100 एकड़ में, कितने एकड़ है मुझे एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा जो नंबर है वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम चलता है और संडे टू संडे बड़े बड़े सत्संग होते हैं। और एक बार मैं भी विज़िट वहाँ किसी कारणवश में वहाँ गया था, तो मैंने जब वो देखा तो आप ये देखिए अंदर बहुत बड़ा हॉल, और जहाँ पर उनके एक तरफ लेडीज़ बैठती हैं, एक तरफ जेंट्स बैठते हैं, और वहाँ से वो दर्शन करवाए जाते हैं उनकी जो भी वीडियो वगैरह से या जैसे भी दर्शन लाइव तो कैसे होंगे कि वीडियो के थ्रू दर्शन करवाए जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा चलता है, मतलब सब कुछ ऐसे चलता है जैसे अगर संत रामपाल दास खुद भी आए तो जैसे मैनेज करें। उन्होंने एक विशेष टीम बना रखी, एक स्पेशल टीम बना रखी है, वो टीम उस सब को मैनेज करती है। तो जेल में रह के भी धनाना आश्रम बहुत बड़ा आश्रम बन चुका है, बहुत कई 100 एकड़ में वो फैला हुआ है, और हज़ारों
लाखों ना कहें तो हज़ारों अनुयायी जरूर ही डे टू डे बेसिस पे वहाँ आते हैं, बसें भर के आते हैं। जिस दिन मैं गया उस दिन लगातार बसें, पता नहीं अलग अलग नंबर से, कोई किसी स्टेट की कोई किसी स्टेट की, भर के लगातार आई जा रही है। और वहाँ काफ़ी बड़ा उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। और क्रोथा आश्रम तो जैसे अब पिछले दिनों कुछ शुरू हुआ दोबारा से, वहाँ भजन कीर्तन दोबारा शुरू हो गए, उसका भी एक्सपेंशन जो है शुरू हो चुका है। तो उनके ना रहते हुए भी संत रामपाल दास या सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल महाराज, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, वो आने से पहले उन्होंने सरकार को अपनी ताकत दिखा दी है। उन्होंने बताया है कि उनके आश्रम ना सिर्फ हरियाणा में, पंजाब में, बाकी जगह यूपी में, बाकी जगह भी, नेपाल में भी है, तो उनके आश्रम हैं। और जब वो आने के बाद उनके जो समर्थक हैं वो कितने उत्साहित होंगे और वो किस तरह से क्या करेंगे। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ना वोट की ताकत जो ना मुट्ठी में जो बांध रखा है, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा। इसमें सत्संग जी, हम एक और घटना हुई थी खूनी संघर्ष, उसको हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। 2006 का हमने जिक्र किया, 2014 का हमने जिक्र किया। इससे पहले 2013 में एक बार फिर से क्रोथा आश्रम में प्रशासन से कब्जा मिला था कोर्ट से आश्रम को कि भैया आप वहाँ पे अपनी गतिविधियाँ चला सकते हैं, आप आश्रम में जा सकते हैं, आपके हैंडओवर कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे फिर आर्य समाज के लोगों ने उसका विरोध किया, फिर वहीं पे टकराव हुआ। आर्य समाज के 3 लोगों की वहाँ पे मौत हुई। और आजकल तहसीलदार है यहाँ पे रोहतक में प्रमोद चहल साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे हमेशा उन्हीं को आगे किया जाता था किसी भी धरना प्रदर्शन में। और एक यहाँ पे डीएसपी थी जो डीसीपी झज्जर है, धारणा यादव, वो भी वहाँ पे पुलिस का मोर्चा संभाले हुए थी। और भी कई ऑफिसर उस टाइम पे थे। तो वहाँ पे भी काफ़ी, विकास यादव डीसी होते थे शायद में भी। तो वहाँ एसपी अपने विवेक शर्मा जी होते थे, अगर मुझे सही याद है तो वहाँ पे 2013 में भी बहुत ज़्यादा खूनी संघर्ष हुआ, 3 लोगों की मौत भी हुई। और फिर वहाँ पे गतिविधियाँ रुक गई थी ये आश्रम में। और उसके बाद फिर बाद में अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अभी फिर से वहाँ पे सत्संग शुरू किया गया है सतलोक आश्रम करोथा में। लेकिन जो आपने अभी ना वोट की बात की कि लोकतंत्र में वो अपनी ताकत दिखाते हैं, आज के टाइम में आप देखोगे तो सतलोक आश्रम के अनुयायी आपको हर जगह पे मौजूद नजर आएंगे। आज वो उनके अनुयायी किसी भी पॉलिटिकल नेता की रैली में भीड़ जुटाने का काम भी करते हैं। पिछले दिनों पैरावर में हुआ, तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वो रामपाल के अनुयायी रैली में पहुंचे हुए हैं। फिर अभी गोहाना में रैली हुई, तब भी ऐसा आरोप लगाया गया। हालांकि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा भी कि वो गरीबदास जो है उनके अनुयायी है और वो बाबा गरीबदास की पहले से ही अनुयायी रहे हैं, तो इसलिए कोई रैली में आए तो कोई बुराई भी नहीं है किसी की। फिर अभी पीछे जब ज़्यादा बारिश आई, बाढ़ की स्थिति हो गई थी, तो रामपाल दास के जो अनुयायी है सतलोक आश्रम के, उन्होंने काफ़ी जगह महम के अंदर तो बहुत महम में पानी निकलवाने का काम किया। और जैसे अभी जाट महासभा का भी ये जो है छोटू राम धाम जसैया में, वहाँ पे भी एक बार एक रैली हुई थी, कोई स्थापना दिवस मनाया था या कोई क्या कार्यक्रम, तो वहाँ पे भी रामपाल दास आश्रम के जो अनुयायी हैं उन्होंने वहाँ पे डोनेशन भी दिया था और काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे भी थे। तो आप देखोगे काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों में सतलोक आश्रम के अनुयायी काफ़ी आप देखो सक्रिय भी नज़र आते हैं। और अनुदान देने के मामले में, डोनेशन देने के मामले में भी सतलोक आश्रम पहले से काफ़ी आगे आ चुका है। ओपी जी, ये जितने भी शुरू होते हैं ना इस तरह के आश्रम, इनका ना शुरुआत ऐसी ही होती है कि सबसे पहले ये वेलफेयर के काम करेंगे, समाज हित के काम करेंगे, देश हित के काम करेंगे, सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने, इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी इतनी मिलती है। और इसीलिए इनको समाज से लेजिटिमेसी मिलती है, समाज से स्वीकार्यता मिलती है, समाज से सम्मान मिलता है, समाज से सहयोग मिलता है। लेकिन जब आप एक व्यक्ति विशेष को
आप ये फील करवा देते हो कि आप तो भगवान हो। कोई भी हो, मैं इनमें किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम ले रहा, एक व्यक्ति विशेष को ये लग जाता है कि तेरी फूंक से जो ना घास जड़ती है तो उसके बाद उनका दिमाग खराब होना स्वाभाविक है। फिर वो सच्ची में वो कहता है ना अपुनिच भगवान है, वो ये फीलिंग आने के बाद फिर मामला होता है खराब। इसमें आप किसी भी बाबा, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, वो किसी भी धर्म में यही होगा। एक व्यक्ति विशेष को आप ज़रूर से ज़्यादा ताकत दे देंगे तो समस्या वहीं आनी शुरू हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि 2006 में जो क्लैश हुआ आर्य समाज फॉलोअर्स और ये सतलोक आश्रम के फॉलोअर्स के बीच में, फिर 2013 में हुआ, फिर 2014 में बरवाड़ा वाला हुआ, अब पिछले 11 साल 4 महीने से रामपाल दास जो है जेल में है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो लेवल हेड है वो सब नॉर्मल सद्बुद्धि आ गई होगी और ये पता लग गया होगा कि भाई इस देश में, भारत देश में कानून का राज चलता है और सबको आप कितने ही ताकतवर हो, कितने ही पॉपुलर हो, कानून से आप ऊपर नहीं हो, क्योंकि ये देश एक संविधान से चलता है और संविधान सभी के लिए पूजनीय है, माननीय है और आप सब बाइंड हैं इससे, सबको मानना ही होगा। तो मुझे लगता है अगर कोई भलाई के काम करता है, समाज के काम करता है, बहुत अच्छी बात है, उसका खुले दिल से, खुले दिमाग से स्वागत भी किया जाना चाहिए। और अभी देखते हैं कि जो आर्य समाज के जो लोग हैं, जो रामपाल दास या सतलोक आश्रम के खिलाफ खड़े होते हैं, वो इनकी जो रेगुलर बेल जो मिली है इसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं, नहीं करते हैं, वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। मुझे लगता है पे जी ये सारी चीज़ें तो पहले डिसाइड कहीं ना कहीं बैक चैनल्स पे हो गई होंगी। देखो, शुरुआत आर्य समाज के फॉलोअर्स ने नहीं किया, आर्य समाज ने नहीं की। जब उनके गुरु को बार बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया, उनका अपमान किया गया, तो आखिर में फिर आर्य समाज को आगे आना पड़ा। अगर आप ये बाहर आकर के और अपना अच्छा काम करेंगे, भलाई का काम करेंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप समझते हो ना कि रेगुलर बेल मिलना कागजी हिसाब से सारी बातें ठीक है, लेकिन पहले बैक चैनल पे बहुत कुछ हुआ होगा। सरकार ने भी कागज दबाए होंगे, चुनाव में हमारी मदद करना है, उनसे भी बात, उनका रिएक्शन क्या होगा, सरकार ने सब कुछ एस्टिमेट किया होगा। फिर कोर्ट भी बहुत ही समझदारी से सारे काम किए होंगे कि इस व्यक्ति को बाहर निकाला जाएगा तो उसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। अंडरटेकिंग देनी पड़ती है जिले के डीसी को, तो ऐसा नहीं होता है। सब कुछ पहले असेसमेंट हुआ है और मुझे लगता है कि अब शायद तो बाहर आने के बाद बड़े शांति से काम चलेगा। नहीं चलेगा तो फिर संविधान है, कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन है, फिर देखेंगे। अब ये जो कई राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं सतसिंह जी, ये रेगुलर बेल जो है, क्या वो भी कनेक्शन हो सकता है? ओपी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पे कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है, ना हमारे पास कोई एविडेंस है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि डेमोक्रेसी में सिर गिने जाते हैं। उस सिर के अंदर कुछ है या नहीं है वो एक अलग बात है, मतलब खोपड़ी है या नहीं है एक अलग बात है, लेकिन सिर गिने जाते हैं। और जिसके पास भी सिर है, मैं यहाँ रामपाल दास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिसके पास भी है, चाहे आप पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप गांव के सरपंच हैं, चाहे आप कोई भी हैं, अगर आपके पास सिर हैं, आपके लोग आपके फॉलोवर्स हैं, तो आपका दखल पावर के अंदर रहेगा। और पावर आज के दिन सरकार के पास है, तो ऑब्वियसली रामपाल दास बाहर आ रहे हैं, चुनाव हैं, मैन पावर भी चाहिए और हर तरह की शक्ति तो चाहिए ही। जिसके पास शक्ति है वो शक्ति को अपना किस तरीके से यूज़ करता है ये तो हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, रामपाल महाराज जो हैं 11 साल बाद कोर्ट से, जेल से बाहर आ रहे हैं जमानत पे, आपका क्या कहना है, आपका क्या सुझाव है? आप हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। द हरियाणा टॉक्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आप अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।